क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 22। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 20 और डी है अनुच्छेद 25। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। तो मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वह हो जाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है। ए है अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है ब्रिटेन और डी है कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। ए है वन, बी है शिक्षा, सी है पुलिस और डी है विवाह और तलाक। तो इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पुलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था। कह रहा है एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था। ए है प्रेस स्वतंत्रता, बी है भूमि कर सुधार, सी है भारतीय न्यायाधीशों की अधिकारिता, सी है धार्मिक सुधार। तो एल्बर्ट बिल विवाद संबंध किससे था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय न्यायाधीशों की अधिकारिता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ए है नर्मदा, बी है गोदावरी, सी है कावेरी और डी है महानदी। तो इनमें से कौन सा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डोलड्रम्स शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन है डोलड्रम्स शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। ए है उपोष्ण उच्च दाब, बी है व्यापारिक पवनीय, सी है भूमध्य सागरीय शांत पट्टी और डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो डोलड्रम्स शब्द किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय शांत पेटी, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया था। कह रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया था। ए है आंतरिक अशांति, बी है बाह्य आक्रमण, सी है आर्थिक संकट और डी है संवैधानिक विफलता। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ बनी थी। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार कहाँ कहाँ बनी थी। ए है बलिया, बी है सतारा, सी है तमलुक और डी है उपरोक्त सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार कहाँ कहाँ बनी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, बलिया, सतारा और तमलुक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गुप्त काल में भूमि अनुदानों की बढ़ती परंपरा का प्रमुख परिणाम क्या था। कह रहा है गुप्त काल में भूमि अनुदान की बढ़ती परंपरा का मुख्य परिणाम क्या था। ए है शहरीकरण, बी है सामंतवाद, सी है व्यापार विस्तार और डी है केंद्रीयकरण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में भूमि अनुदानों की बढ़ती परंपरा का प्रमुख परिणाम क्या था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंतवाद। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण किस गुप्त शासक के समय मिला था। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षक किस गुप्त शासक के समय में मिला। ए है समुद्रगुप्त, बी है कुमारगुप्त प्रथम, सी है स्कंदगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण किस गुप्त शासन के समय में मिला, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए है
अल बेरूनी किताब उल हिंद, बी है वेनसांग सियूकी, सी है फाहियान इंडिका और डी है मेगास्थनीज इंडिका। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य है, कह रहा है ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य है, ये है तटीय सुरक्षा, बी है नदीय नौसेना, सी है खुले महासागर में संचालन सक्षम नौसेना, डी है पनडुब्बी आधारित नौसेना। तो ब्लू वाटर नेवी का तात्पर्य क्या होगा? तो खुले महासागर में संचालन सक्षम नौसेना, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? कह रहा भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2013, 2014, 2015 और डी है 2016। तो भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मुद्रास्फीति का अर्थ है, कह रहा मुद्रास्फीति का अर्थ है, ए है मुद्रा आपूर्ति की कमी, बी है वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, सी है करों में वृद्धि और डी है आय में असमानता। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव नहीं था? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव नहीं था? ए है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, बी है क्षेत्रीय असमानता, सी है फसल विविधीकरण और डी है भूजल दोहन। तो इनमें से कौन सा हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव नहीं था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फसल विविधीकरण, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है लक्षद्वीप, बी है अंडमान, सी है कच्छ की खाड़ी और डी है सुंदरवन। तो भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति किस क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? ए है 2008, बी है 2010, सी है 2012 और डी है 2014। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बुनियादी ढांचा क्षेत्र में शामिल नहीं है, कह रहा बुनियादी ढांचे क्षेत्र में शामिल नहीं। ए है परिवहन, बी है ऊर्जा, सी है स्वास्थ्य और डी है खुदरा व्यापार। तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदरा व्यापार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? ए है 42वां, बी है 44वां, सी है 43वां और डी है 86वां। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ए है जेबी कृपलानी, बी है अबुल फजल, सी है BR अम्बेडकर और डी है केसी नियोगी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? कह रहा है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? ए है सत्तारूढ़ दल का सदस्य, बी है विपक्ष का सदस्य और डी है सी है वित्त मंत्री और डी है कैग। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? कह रहा भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय? यह है राज्य सूची, बी है संघ सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है अवशिष्ट सूची। तो भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी संघ सूची का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए है बीजिंग, बी है टोक्यो, सी है मनीला और डी है सिंगापुर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला स्थित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सबको कवर करवाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।